জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যি অভিলেখ আছিলে সেয়া ভংগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৪,৩৯৯ দিন কালিৰ দিনটো পাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিজেপিয়ে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে যিসমূহ কাম কৰিলে যোৱা ১২টা বছৰত সেই কাম কৰাখিনিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে কিছু সেইখিনি প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ যি উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা যি সেতু আছে সেই সেতুতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চি.আৰ. পাটিল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ চি.আৰ. পাটিল তাৰ লগতে বিধায়ক চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ বিধায়ক বিজয় গুপ্তা মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল তেওঁলোকে এই যি কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অশোক ভট্টৰাই আছে সন্মুখত আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ যি নেতৃত্ব সেই বিজেপিৰ নেতৃত্বই মহেশ দেউৰীক দেখিছোঁ স্বপ্না বনিয়া তেওঁলোক সকলো আছে আৰু এই যি যাত্ৰা হেমন্ত চৌধুৰীক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী OSD আৰু এনেধৰণেই তেওঁলোকে এই যি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু ইয়াৰ পূৰ্বে কি আছিল এই যি যাত্ৰা আছিল তেতিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লগা হৈছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেই এই যিখন দলং হৈছে এই সেতুখন সম্ভৱ হোৱা বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে আৰু তাৰ বাবেই এই যি যাত্ৰা প্ৰগতি পথ যাত্ৰা তেওঁলোকে ইয়াৰ নাম দিছে 12 বছৰ বিশ্বাস বিকাশ আৰু জনকল্যাণৰ বিশ্বনেতা পৰম শ্ৰদ্ধেয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ নেতৃত্বত এয়া লিখা আছে আৰু প্ৰগতি পথ যাত্ৰা তেওঁলোকে আজি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সেতু আছে তাতে তেওঁলোকে এই যাত্ৰা উলিয়াইছে চি.আৰ. পাটিল আছে চি.আৰ. পাটিলৰ সৈতেও আমি কথা পতাৰ যত্ন কৰিম বা তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ যি নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতাৰ যত্ন কৰিম প্ৰথমতে চি.আৰ. পাটিলৰ সৈতে আমি কিছু কথা পতাৰ যত্ন কৰিম मिनिस्टर साहब ये जो आप लोगों का प्रगति पथ यात्रा इसके बारे में थोड़ा बोलिए इसके बारे में ये जो आप लोग आज रैली निकाला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के 12 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के लिए उनके सम्मान में उनके समर्थन में आज ये पद यात्रा निकाली गई है। ये ब्रिज माननीय मोदी साहब के समय में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उसके बारे में उसका ही प्रमाण है और आसाम के मुख्यमंत्री भी जी हेमंत बिस्वा जी भी जिस तरह से आसाम को डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं और सफल कोशिश होती है इसके कारण ही ऐसे ब्रिज जो लोगों की समस्याओं को हल करने में उनका समय बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसी ब्रिज के ऊपर हम आज ये पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। ओपोजिशन बोल रहा है कि पहला जो 5 साल था नेहरू जी का उसको पूरा बीजेपी एक गलत तरह से लेके जा रहा है। देखिए मोदी साहब ने बहुत स्पष्ट किया है कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री तो पहले जो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू पहले 5 साल के लिए उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। पहला इलेक्शन उन्होंने 1952 में लड़ा और उसके बाद जो रहे थे उनके दिन जो थे 3498 वो काम ख़त्म हो गए। उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के ज़्यादा दिनों तक ये इलेक्टेड ये प्रधानमंत्री है और मैं तो ये कहूँगा कि पहला ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जवाहरलाल को गांधी जी ने बनाया, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आप कोई भी देख लीजिए, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, आप मनमोहन सिंह, ये सबको पार्टी ने बनाया। यहाँ पर 115 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और पूरे देश में घूमे, लोगों का विश्वास संपादन किया, गुजरात मॉडल को आगे किया और पूरे देश में 283 सीट के साथ वो जीत कर आए और प्रधानमंत्री बने। तो ये पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने डंके की चोट पर कहकर ये प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये भी एक रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी उपाध्यक्ष की नेहरू का जो इमेज है अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी का पद अभी सौंपा गया है प्रियंका गांधी के द्वारा, क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, दोनों को एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि सहारा के बजाय दोनों अभी एक दूसरे के वजन से ही डूबने वाले हैं। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি কথা পাতি গৈছোঁ যিহেতু চি.আৰ. পাটিলে কৈছে যে অপজিশ্যনে সেয়া ক'লেও কিন্তু সেই সময়ত অৱশ্যে জৱাহৰলাল নেহৰু নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নাছিল প্ৰথম 5 বছৰত। কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া আছে, মই অকণমান বিচাৰিম কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া। কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ এই প্ৰগতি পথ যাত্ৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীও আহিছে আৰু বিভিন্ন স্থানত আমি কালিৰ দিনটোত দেখিছোঁ যে আপোনালোকে সেৱা কৰিছে, ক'ৰবাত পূজা কৰিছে। হয়, আমাৰ ভাৰতীয় আমাৰ যেটো
দীর্ঘকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নাম সোণালী অক্ষৰেৰে খোদিত থাকিব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বুথত আমাৰ বুথ প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰাৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী যাতে বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যে যেনেকুৱা কাম কৰি গৈ আছে তাৰ কাৰণে সকলো মন্দিৰৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু লগতে আমাৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় যেনেকুৱা অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যেনেকুৱা দিনে ৰাতি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাৰণেও সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বৰাকৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ বিজেপিলৈ অহাৰ যোজা চলাইছে। এইটো ঊৰ্ধ্বতন নেতৃত্বৰ চিন্তা কৰিব। আমি একজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, আমি ইয়ে নকওঁ। খালি এটা কথাই ক'ম যে সকলো ঠাইত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰান্তত আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিব পাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্ব সকলোৰে এটা আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। তাৰ কাৰণে সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ওপৰত সকলৰ মানে ৰায়টো সদায় প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই যে মেণ্ডেট আপোনালোকে দেখি ৱেষ্ট বেংগল হওক অসম হওক যে গোটেই ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হৈছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ যি প্ৰয়াস যে অসম যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নত আৰু সমৃদ্ধশালী 5টা ৰাজ্যৰ মাজত এটা ৰাজ্য হিচাপে গঢ় লৈ উঠে তাৰ কাৰণে দিনে ৰাতি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে। আমরা সকলে মিলি এটা টিম হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু সকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া কৃষ্ণেন্দু পাল। আৰু এনেধৰণেই বিজেপিয়ে এই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা যি সেতু আছে সেই সেতুত প্ৰগতি পদযাত্ৰা উলিয়াইছে। इस साल का जो उनका काम रहा और उसके कारण लोगों को जो समस्याएं थी वो समस्या का हल भी निकला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कल ही नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12 साल में जो काम हुए उसका एक उदाहरण ये ब्रिज है कि कम समय में और समय से पहले लोगों का समय बचाने के लिए ये ब्रिज बना है। करीब सामने जाने के लिए करीब 1 घंटा लगता था, आज 15 मिनट के अंदर ये 2 किलोमीटर का ब्रिज जो बना है लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी तरह देश के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, आपको एयर कनेक्टिविटी मिली। पहले करीब 74 एयरपोर्ट थे देश के अंदर 2014 में, आज करीब 160 एयरपोर्ट बन गए हैं। आपको वंदे भारत ट्रेन मिली, करीब 160 वंदे भारत की ट्रेन वो भी चल रही है। हम जो शस्त्र बनाते हैं अभी तक तो पूरे शस्त्र कोई भी आयुध हमको बाहर से इंपोर्ट करते थे और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ 2014 में 700 करोड़ का था। अभी करीब 27,000 करोड़ के आयुध हम बाहर निकास करने लगे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि कोरोना आया, उस समय में पूरी दुनिया में हाहाकार था, क्या होगा पता नहीं था। जब उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया और वैक्सीन बनाई। हमारे देश के लोगों को तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, मगर छोटे छोटे 100 देशों को भी उन्होंने वैक्सीन दिया। यही बताता कि जो हमारा देश मांगने वाला था उसके बजाय देने वाला बन गया। इतने इस पर काम हुए। महिलाओं के लिए कई योजना बनी। सबसे पहले स्वच्छता के साथ महिलाओं को जोड़ा गया। 12 करोड़ टॉयलेट पूरे देश में बने। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब 2047 का विकसित भारत की बात करते हैं, मगर अगर टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे हो सकता है। तो 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बनने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों के सोच के लिए बाहर जाने की जो आदत थी खुले में, उसमें बदलाव आ गया। नल से जल की योजना लाए,
9 करोड़ बहनें रोज़ पानी के लिए दूर तक जाती थी, जो भी पानी मिलता था वो लेके आती थी और उसके कारण उनको बीमारियां भी होती थी। 5.5 करोड़ घंटे उनके पानी लाने में लगते थे। में लिए 16 करोड़ घरों में नल से जल जा रहा है और 3 करोड़ जो भी बाकी है उसको भी हम दिसंबर 28 के पहले समय के पहले ही पूरा कर देंगे। उसके ऊपर भी बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन से कर रहा है। आपने देखा होगा कि आयुष्मान योजना के कारण जो लोगों को तकलीफ थी, अगर कोई गरीब आदमी बीमार होता था तो अपने बेटे को नहीं बताता था, उसको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, वो दवाइयाँ करेगा, उसको कर्ज हो जाएगा, उसको मकान या खेत बेचना पड़ेगा। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा के ऊपर कोई कर्ज हो जाए, इसके लिए वो बताता नहीं था। बहुत अगर पेन होता है तो बाहर जाकर खेत पे जाकर भी रो लेगा, मगर घर तो सूखी आँख से ही आता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी दवा करूँगा, मैं उनके लिए उनका बिल दूँगा। 5 लाख रुपए तक के दवाई फ्री कर दिया मोदी साहब ने, उसका बिल वहाँ से सरकार से जा रहा है। ये भी अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी योजना ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है। हर क्षेत्र के अंदर युवा हो, महिला हो, किसान हो, सीनियर सिटीजन हो, अलग अलग समाज के लोग हो, वो मछुआरी कर रहा हो, वो विश्वकर्मा हो, कोई भी होगा तो उसके लिए सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजना बनाई और उसका लाभ लोगों तक पहुंचा है। कुछ जैसे जवाहरलाल नेहरू से कुछ ये एक दिन ज़्यादा हो गया उसका कार्यकाल और उसको सेलिब्रेट किया गया काल पूरा देश में। तो इस बारे में आप तुलना भी हो रहा है कि कैसा था नेहरू और कभी अभी मोदी का कार्यकाल कैसा चल रहा है, क्या बताएंगे? मैंने जो बताया वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ही कार्यकाल है। नेहरू जी के समय में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये सरकार बनी थी। पहली सरकार थी, लोगों को भी कोई अपेक्षा नहीं थी, लोग भी स्वतंत्रता मिलने के कारण जो खुश थे, उसके अंदर उनको राजकीय इतना जागृति भी नहीं थी। आज लोग जागरूक हैं और उस टाइम तो कांग्रेस का जो नाम चल रहा था उसके कारण कोई विरोध पक्ष भी नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से विरोधियों का विरोध भी झेलते हैं और फिर भी डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं एक शब्द में अगर कहूँगा, एक वाक्य में कहूँगा तो कांग्रेस के समय में आपको अगर कुछ चाहिए, आपको ट्रेन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रोड चाहिए, तो आपको आंदोलन करना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर है, करीब 13 साल रहे और यहाँ पर भी 12 साल वो प्रधानमंत्री के तौर से काम कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन कोई डिमांड के लिए नहीं करनी पड़ी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबसे पहले लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए जो काम कर दिया, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिनके समय में कोई पाने के लिए किसी को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो आप कह रहे हो ना कि नेहरू जी और मोदी जी में क्या फ़र्क है, तो मोदी साहब में सबसे बड़ा फ़र्क है कि वो ज़मीन पर है, ज़मीन पर लोगों की जो यातना है वो समझते हैं और उसका उपाय भी करते हैं और आम आदमी सरलता से जी सके उसके लिए उनकी योजना उनके तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। सर, जैसे टीएमसी वेस्ट बंगाल में धराशायी हो चुकी है, सुष्मिता देव जी ने अब बीजेपी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं और क्या बोलेंगे आप टीएमसी के बारे में? देखिए, तो उनकी पार्टी का सवाल है, वो तय करेंगे वो लोग। मगर एक बात इसमें से उभर के आ जाती है कि कल तक ममता को हरा नहीं सकते। ममता कहते थे कि खेलो, बांग्ला में कुछ बोलते थे ना वो लोग, खेलो हबे। खेलो हबे उनका हो गया, क्योंकि जो कल तक बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, आज उनके सभी सांसद, सभी एमएलए उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो इसके लिए जा रहे हैं कि उनको लगता है कि इनके समय में, ममता जी के समय में जो बंगाल में अत्याचार हुए और उसके कारण लोगों की जो नाराज़गी है, तो उनको उनका पॉलिटिकल फ्यूचर वहाँ दिखता नहीं है कि टीएमसी में रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, ममता जी के साथ रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए वो सबसे पहले वहाँ से निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो घोंसला उन्होंने बना के रखा था वो टूट गया है। जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल का जो घोंसला था, केजरीवाल ने एक दिन कहा था कि मोदी जी आप इस जन्म में तो हमको हरा नहीं सकते हैं,
मुझे लगता है उनका भी जो बात थी, उन्होंने भी जो घोंसला बना के रखा था वो भी टूट गया, धराशायी हो गया। और आज तो पूरे देश के अंदर कोई भी विरोध पक्ष अभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आज तो ये पार्टियाँ टूट रही हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनका अस्तित्व भी होगा कि नहीं, वो भी एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने लगा हुआ है। सर इसी टाइम पे ममता बनर्जी कांग्रेस के पास भी गया है, तो आप क्या बोल सकते हैं? देखो, एक कहावत है कि जो डूबता आदमी होता है ना, वो घास का जो तिनका होता है वो भी पकड़ के बचने की कोशिश करता है। तो कांग्रेस खुद ही डूबी रही है और उसका अगर वो पकड़ेंगे तो दोनों जल्दी डूब जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।